Recording in progress. चलो आ जाओ बच्चा। ऑनलाइन में कौन कौन है? अंकित, मेहुल, ऋषि, विशाल। ठीक है। और इधर कुछ बच्चे तो पुराने। कितने बच्चे फर्स्ट टाइम ले रहे हैं बच्चे क्लास आज? आपकी फर्स्ट क्लास है। आपका क्या नाम है? अनिकेत। ठीक है। बाकी बच्चों ने, आपका नाम दिव्यांश, अरे महक, अच्छा महक आज आई है। मुझे लगा दूसरी महक का कॉल आया था कल। अच्छा, तुम्हारे पापा का कॉल आया था। ठीक है। और बाकियों ने लिया हुआ था क्लास। आपका क्या नाम है बच्चे? आई थिंक नेहल। ओके, नेहल ऑनलाइन थी। और आपका नाम दोस्त पीछे? यश। अच्छा ठीक है। और ऑनलाइन में कोई बच्चा है जो कि फर्स्ट क्लास ले रहा है? ऑनलाइन में सारे लास्ट टाइम आए थे बच्चों? यस सर, मैं आया था। विशाल राज, मैंने अच्छा। पिछली क्लास अटेंड की थी। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, बस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सर आज हम क्या करेंगे एक बार देखना बच्चे। आ जाओ जी। तो बैनर तो गिरा दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। ठीक है। अच्छा तो बच्चे, मैं आज आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने पहले करा भी हुआ है, और वो चैप्टर का नाम है जी डेप्रिसिएशन। सुना हुआ पहले? करा है? कहाँ पे? स्कूल में पूरा एकदम बढ़िया से करा था एकदम। क्वेश्चन पूछ लूँ एक क्वेश्चन? चलो गुड। आप सारे बच्चों ने 12th कब क्लियर करा? अभी जैसे अभी 21, 22 अभी मार्च में। हाँ, क्या था? ऑनलाइन हुए थे, ऑफलाइन हुए? चलो सही है। और 11th ऑनलाइन हुई थी? हाँ, 11th भी ऑफलाइन थी। स्कूल बंद ही नहीं हुआ कोविड की वजह से? करे कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल नहीं डरती बिल्कुल? हाँ चलो, 11th क्लास ऑनलाइन हुआ था बच्चों का? नहीं गए थे यार? कोविड और पुराना है क्या? मुझे लगा था 11th ऑनलाइन होगा शायद से तुम्हारा। चलो एनीवेज, तो सर, हाँ चलो सर, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर करना है। और मैं इसका ना बेटा आपको थोड़ा सा बेस देता हूँ, मतलब हमें पूरा करना है। आपको आता है नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है हमारा? 10 मार्क्स का आता है सर। हर अटेम्प्ट में आता है, देखो डिपेंड करता है, लेकिन आप ये कह सकते हो 3 में से 2 अटेम्प्ट तो आ ही रहा है। मतलब ऐसा भी कह सकते हो रेगुलर में भी आ जाए, लेकिन 3 में से 2 अटेम्प्ट तो आप रीजनेबल लेके चल सकते हो कि 10 नंबर का ना बच्चे ही आ रहा है। ठीक है। और सर हमने कौन सी क्लास में करा था ये? 11th क्लास में। 11th क्लास में कैसा लगा था चैप्टर? इजी। देखो अभी जैसे जो है ना डेप्रिसिएशन, सर ये दोबारा क्यों कराते हैं? आपको ना थोड़ा सा ना और पॉलिश करना होता। मतलब समझ रहे हो, तुम पढ़कर तो आए हो पर उस टाइम बहुत बर्डन होता है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अब ना इसको थोड़ा सा डिटेल्ड समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ कर आया वो गलत है कुछ है, लेकिन उसको बहुत ही कंपनीज कैसे हैंडल करती हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती है, वैसे हम लोगों ने देखना होता। ठीक है दोस्त, चलिए। तो अगर मैं बात करूं सर डेप्रिसिएशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं ना वो बताता हूं बच्चे आपको। डेप्रिसिएशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले देखेंगे जी जर्नल एंट्री क्या होती है। याद है डेप्रिसिएशन टू, जर्नल एंट्री बताओगे डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट है ना, जर्नल एंट्री होती थी। अरे सर बट जर्नल एंट्री से पहले होता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन से मेथड कर आया बच्चे? SLM। इसके अंदर हर साल डेप्रिसिएशन चेंज हो जाती है या सेम रहती है? हर साल सेम रहती है।
है ना सर, होता क्या डिबेट छोड़ो ना, वो तो अभी कर लेंगे। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि सर हमारे इसके अंदर है क्या क्या अभी। ठीक है, तो एक तो ये कहानी है सर। एक और मेथड होता था जो आप कर रहे हो, कौन सा? WDV। ठीक है जी, WDV। और कौन सा? कुछ और करा था स्कूल में? नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और मेथड्स आपके आएंगे। ठीक है, जैसे कि सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। उसके अलावा सर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आवर्स मेथड। सर ये सब क्या है? बहुत आसान है बेटे, जब पहुंचेंगे इस पे बेस बनाऊंगा तो आराम से समझ आएगा। मशीन आवर्स मेथड, और एक और होता है जी, दैट इज डिप्लीशन मेथड। ठीक है बच्चे, तो हमारे टोटल टेक्निकली ये 6 मेथड्स हैं जो कि हम देखेंगे कि क्या होता है सर जी डेप्रिसिएशन में। ठीक है सर, इसके बाद मेथड्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई। अच्छा एक ना छोटी सी चीज लिख लेना, जर्नल एंट्रीज में नीचे जगह है ना आपके पास? मतलब ना मैं 2 तरीके से जर्नल एंट्रीज कराऊंगा। एक होगा ऑल्टरनेटिव नंबर 1 और एक होगा ऑल्टरनेटिव नंबर 2। मतलब तुमने स्कूल में भी करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो ये सारी बातें तुमने करी हुई हैं। अच्छा सर, तो ये हो गया हमारा। और क्या करते थे तुम लोग स्कूल में? और कोई मेथड याद है? अच्छा एक वो करते थे सर, एसेट को अगर बेच देते थे, है ना, तो बेचते थे तो या तो प्रॉफिट होता था या लॉस होता था ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, बेचते थे। तो देखेंगे क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। अच्छा जी, अगर मैं WDV चला रहा हूँ तो मैं मेथड चेंज कर सकता हूँ? SLM पे चला गया, कर सकता हूँ ऐसे? एक मेंटेन करना होता है? नहीं कर सकते हो आप चेंज, है ना? हाँ 11th में था, नहीं था? नहीं था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या करना होता है। देख लेंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अच्छा और क्या है सर? आप ये कह सकते हो सर जी, एसेट को रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये थोड़ा बहुत तुमने 12th में पार्टनरशिप में पढ़ लिया होगा, हल्का फुल्का। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसी होता है ना, तो दिमाग में आता हो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। हालांकि ये वैसा वाला नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत वही है, बट हम कंपनीज की बात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, इन लास्ट टॉपिक इज, इसको तुम डाल दो, चेंज इन मेथड के अंदर ही डाल दूं। लास्ट टॉपिक मत डालो, इसमें ना बच्चे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, इसके साथ ही लिख लो अगर पॉसिबल है तो, चेंज इन सैल्वेज वैल्यू, SV लिख देना तुम आराम से, जब चैप्टर खत्म होगा तुमको समझ आ जाएगा SV क्या है। चेंज इन सैल्वेज वैल्यू या चेंज इन लाइफ ऑफ एसेट। तो अगर मैं बोलूं कुल मिलाकर हमारा जो कंटेंट है ना बेटा, वो ये है। ठीक है जी, अपना कंटेंट जो है वो ये है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। साक्षी जी आई हैं आज। चलो, मेहुल CMA वाला अपना या नया स्टूडेंट है कोई? मेहुल आपकी फर्स्ट क्लास है दोस्त? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। तो सर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें करते हैं बेटा। डेप्रिसिएशन होता क्या है बताओगे?
डेप्रिसिएशन, हाँ, इज डैश इन वैल्यू ऑफ डैश, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, और अगर इंक्रीज होगी तो एप्रिसिएशन हो सकती है, हो सकती है लाइफ में, मतलब जैसे अपवर्ड भी होगा, हमने नहीं कर रहा बट वैसे आपको जनरल बता रहा हूँ। बट अभी अगर मेरे को बात करनी है तो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, और अगर करंट एसेट की वैल्यू गिरी तो कैसे, गिरती नहीं कभी, हाँ, ये गिर सकती है, गिर सकती है, अभी बताऊंगा मतलब क्या होगा उसमें। बट यस, आपका सही पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन जो होता है सर, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर फिक्स्ड एसेट में तो, अच्छा, टेंजिबल या इंटेंजिबल, या दोनों, कह रहे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो सर, हाँ हाँ, ये किस चीज का करेक्ट, फिक्स्ड एसेट कौन से बेटा, ये टेंजिबल एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू नहीं गिर सकती, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, उसकी वैल्यू गिर गई तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकता, उसको क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, समझ रहे हो, ऐसा मत सोचना कि डेप्रिसिएशन समझ आ गया तो एमोर्टाइजेशन भी समझ आ गया, समझ रहे, हम मतलब वही होता है वैल्यू गिरना, पर उसके पीछे कुछ और फंडे होते हैं। सो बेसिकली आप छोटा सा इधर लिख सकते हो कि एक वर्ड होता है जी एमोर्टाइजेशन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है सर। देखते किसी बच्चे को पता हो अगर, सर आज के टाइम पे ना फिक्स्ड एसेट का नाम चेंज हो गया, कुछ और बोलते हैं इसको, कुछ आइडिया क्या बोलते हैं, PPE, सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हाँ जी बिल्कुल। आज के टाइम पे ना बच्चे, हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले चुके हैं, सिर्फ अब ये समझो कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट को हम क्या बोलते हैं, PPE। तो PPE की फुल फॉर्म क्या हुई जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है सर। सर आप एक बात बताओ, ये सारी चीजें आप बता रहे हो, आपने भी जब स्कूल में पढ़ा था तो आपने ना पढ़ा था कि इसकी सारी की सारी बातें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी होती थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, लॉ, हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये ना रूल्स होते हैं बच्चे, ठीक है, बेसिकली दीज आर द रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय ICAI। और भाई साहब ये सरकार ने उसके बाद नोटिफाई करे हुए हैं, और अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे ऊपर, आप समझना, अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे ऊपर कौन सा लॉ लगता है बेटा, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ICAI ने बनाया, सरकार ने पास करा पार्लियामेंट में, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल को जब तुम CA में बनोगे तो कंपनी में जब जाओगे तो डेप्रिसिएशन कंपनी फॉलो कर रही होगी, तो आप कौन सा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा कहीं और कुछ और पढ़ा रहे हैं, सेम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई बच्चे को आइडिया कौन से स्टैंडर्ड में था, मैं हिस्ट्री के साथ बताऊंगा। पहले ये AS 6 में होता था बेटा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है, वो डेप्रिसिएशन का होता था, वो AS 6 में होता था, लेकिन अब 6 से हटके 10 में आ गया। और AS 10 का नाम है, अगर मतलब ऐसे बोलूं सर डेप्रिसिएशन नाम है, नहीं, AS 10 का नाम है
पीपीई, अकाउंटिंग फॉर पीपीई, यानी कि फिक्स्ड एसेट की बातें भी इसी के अंदर और डेप्रिसिएशन की बातें भी इसी के अंदर। पीपीई रिलेटेड सारी बातें, कैसे रिकॉर्ड करना है फिक्स्ड एसेट को, बेचना है कैसे, उसका डेप्रिसिएशन, सारी बातें कहाँ पर है बच्चे, AS10 में बच्चे। सेटल्ड है बात, है ना। तो आपको ना सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ऑब्वियसली मतलब ये जितनी भी बातें फिर मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये सारी की सारी AS10 की ही बात है, समझ रहे हो। चलिए एक बार इसको नोट कर रहे हो साथ साथ, चलो गुड। सर अब आप क्या करोगे बेटा, थ्योरी चल रही है अभी। तुमने पहली लाइन लिखी थी कि भाई साहब ये फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल लो, पीपी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्यों गिर जाती है वैल्यू, ड्यू टू, सबसे पहला रीजन, मतलब क्यों वैल्यू गिरती होगी बच्चा आपके हिसाब से, कह सकता हूं आप यूज करोगे तो वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। ड्यू टू वियर एंड, सर अगर हम यूज करेंगे तो वैल्यू गिरेगी। तो मैंने ऐसा करा, मैंने गाड़ी खरीदी और शोरूम से मैं अपने घर तक लाया बस गाड़ी को। उसके बाद मैंने बेटे घर का दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा बड़ा करवा दिया और अंदर लगा दी बेटा गाड़ी। मैं कहा मैं वैल्यू नहीं गिरने दूंगा इसकी, कुछ भी हो जाए वैल्यू ना गिरे बस। तो मान लो मैंने गाड़ी खरीदी थी 15 लाख की, 1 साल हो गया बेटे, एकदम ब्रांड न्यू। आप देखोगे ना ऐसा लगेगा शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है। आप मेरे घर आए, आपने कहा सर दिखाना, आप ड्राइंग रूम में गाड़ी रखते हो, बहुत ही अजीब इंसान हो सर आप, हम देखना चाहते हैं आपके घर में कैसे रख रहे हो, ठीक है। मैंने दिखाई, मैंने कहा खरीदोगे, कह रहे सर कितने प्राइस पे दोगे। मैंने कहा भाई 15 की खरीदी थी, 15 की ले लिया। गोपाल जी डील डन। कह रहे सर पहले गाड़ी को ड्राइंग रूम में लेके जाओ। महक जी 15 लाख की गाड़ी खरीदी, 15 लाख डन है, नहीं 18 की बेचूं, पक्का से 10 की बताओ, अभी 2 मिनट पहले खुश कर दिया तुमने। ठीक है 15 लाख की कोई लेगा बच्चा गाड़ी, क्योंकि सर जी आपको ये वैसी जनरली पता है शोरूम से निकलते ही एक तो वैल्यू गिर जाती है, और दूसरी बात यार अगर 1 साल हो गया मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने चलाई नहीं, आप बोलोगे सर चलाई नहीं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज के टाइम पे तो आप बच्चों के सामने ही एग्जाम्पल है, 2015 खत्म, सॉरी गाड़ी की लाइफ 15 साल खत्म होती वैल्यू गिर जाएगी। देखते हो अभी जैसे इंस्टा और फेसबुक पे देखते हो कि वो BMW भी 4 लाख की मिल रही होती है, देखा है किसी बच्चे ने, आते हैं ना वो, ठीक है। वो क्या है, इसलिए तो है, जैसे 2010 मॉडल जो है, ठीक है 2010 मॉडल मान लो BMW का, ये कब तक चलेगी, इसमें 15 साल जोड़ोगे तो 2025, तो लोग कितने की भी बेचने को तैयार है। अब 2022 में 4 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख डिपेंडिंग कौन सी कितनी महंगी कौन सी गाड़ी है, समझ रहे हो। तो बेसिकली सर अगर टाइम भी बीतता जाता है तो भी तो हमारी वैल्यू गिरती गिरती है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वियर एंड टियर, और दूसरा कह सकता हूँ बच्चे ए फ्लक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैल्यू गिर जाएगी। हाँ जी ठीक है सर जी। और कोई रीजन बच्चे वैल्यू गिरने का, आपके हिसाब से कोई एसेट की वैल्यू गिर रही है, मैं यूज कर रहा हूँ फैन को, एक टाइम के बाद वैल्यू गिर रही है, यूज हो रहा है तो टाइमली भी होता ही है, और कोई रीजन कि वैल्यू एकदम गिर जाए किसी चीज की, कह सकता हूँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, है ना। आज के टाइम पे जैसे हम मोबाइल फ़ोन का देखते हैं कितनी जल्दी वैल्यू गिर जाती है, जब तुम खरीदते हो कितना महंगा खरीदते हो। बेटा मेरे को यही हुआ बेटा मेरे साथ कल, मैंने ना पहले ना वो लिया था, मैंने ना मैकबुक लिया था, आज भी याद है मुझे, अभी मैं बेचने ही निकला हूँ वैसे, मैकबुक एयर लिया था 2018 में, ठीक है। लैपटॉप है सब बच्चों को पता है मैकबुक एयर,
तो ये था 80,000 का। आज क्या डेट है, आई मीन कौन सा साल चल रहा है, 2022। मैंने कैशिफाई पे डाला क्योंकि मैंने ना, मेरा वो खराब हो गया था, फिर अभी मैंने ये प्रो खरीदा है, तो मैंने अभी बेचा नहीं था उसको, तो मेरे को था मैं बेच देता हूँ। तुम्हारे हिसाब से कितने रुपए का बिकेगा? अगर आपको खरीदना भी हो तो बता भी दे। पढ़ाने के साथ साथ हम अपना ओल्ड सामान भी बेचते हैं यहाँ पे। हाँ जी, कितने का 2022 में? निशांत ज्यादा बोलियो यार, देख मतलब ना दिल में दर्द हो जाएगा। 20,000 मेहुल कह रहा 20,000। ओके, हाँ 20। ये असली बिजनेसमैन है। 15-20। यश कितना होगा? हाँ i5 है, i5 कोर इंटेल वही लिखा होता है ना, कोर। हाँ आपका क्या नाम था दोस्त? अखिलेश, अनिकेत। हाँ अनिकेत के हिसाब से 10-15। हाँ यार मतलब मेरे साथ ना धोखा हो गया, मेरे को ना 10,000 की वैल्यू देके चला गया यार, तो मेरे को बहुत, मैंने बेचा ही नहीं भाई, मैंने कहा नहीं। ठीक है, तो आप देखो 4 साल के अंदर 70,000 वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर यही चीज कुछ कार होती या एसी होता तो इतनी वैल्यू गिर जाती? इतनी नहीं गिरती, पता है। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें है ना, जैसे सपोज करो आप कोई चीज, आज अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदो 1 लाख का, एकदम से उसकी वैल्यू नहीं गिर जाती, 70,000 का बिकेगा हो सकता इन कंपैरिजन टू अदर। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वैल्यू बहुत गिरती है। ठीक है बच्चे, तो ये भी एक रीजन होता है। सर मैंने उतना यूज नहीं करा, अभी उतना टाइम भी नहीं हुआ, बट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हो रहा है। जैसे हमने देखा तो पुराने जमाने में वो टीवी होते थे बॉक्स वाले, आज मिलते हैं खरीदने जाओ तो? किसी के घर पे है वो वाले? नहीं, मेरे घर पे होता था, मेरे दादाजी न्यूज सुनते थे इस पे। तुम बहुत ही छोटे हो गए, मैं ही तब बहुत छोटा था। किसी को बताओ, आंखों देखी आता था एक, सुना है किसी ने? बेटा पूरा ऐसे नहीं होता, आंखों देखी, अभी जस्ट याद आया, ऐसे नहीं होता था तुमने न्यूज चैनल लगा न्यूज आ गई। 8:55 से लेके 9 बजे तक न्यूज आती थी, बस 5 मिनट। ठीक है, अभी तो ऐसा चलता है पूरा टाइम ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, उसमें आते थे बोलते थे चले जाते थे बस। ठीक है, तो ये एकदम ऐसे रेगुलेटर लगा था इधर। लेकिन आज के टाइम पर क्या मिलेगा कहीं पर भी? तो सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज तुम टीवी लेने जाते हो तो फ्लैट स्क्रीन होता है, पहले तो शायद से एलसीडी होता था, अब एलईडी भी आ जाती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरी चीज अगर मैं स्कूटर की बात करूं, वो देखा तुमने चेतक स्कूटर? आप में से कोई बच्चा ऐसे कहता है कि पापा अगर मैं इंटर पास कर लूंगा फाउंडेशन तो मुझे स्कूटर दिला देना? हाँ क्या बोलोगे? बाइक? तो बेसिकली किसी चीज का मार्केट से पूरा ही गायब हो जाना, उसको बोला जाता है बेटा टेक्नोलॉजिकल नहीं लिखता हूं, ऑब्सोलींस। ऑब्सोलींस होता है किसी चीज का पूरा ही आउटडेटेड हो जाना। जैसे आज के टाइम पे अगर तुम कंप्यूटर खरीदोगे तो बॉक्स वाले कंप्यूटर खरीदोगे, ये वाले खरीदोगे कीबोर्ड और जिसमें लगाओ ये नहीं। लेकिन पहले एक टाइम था बेटा, मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त था बहुत ही अमीर, उसने ये खरीदा था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की। कितने रुपए का था पता है? 80,000 का। ठीक है, और इसमें सीडी का सिस्टम पता नहीं था या नहीं था, फ्लॉपीज वाला होता था। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है और उस चेंज की वजह से कुछ चीज़ें बिल्कुल आउटडेट हो रही हैं। तो आउटडेट होने की वजह से भी आप ये कह सकते हो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है। समझ रहे हो? तो आप ये कह सकते हो कि सर इन कारणों की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू गिर जाती है। अच्छा सर, तो डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू दीज रीजंस। छोटी छोटी बातें, आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी, हाँ कह सकता हूं इट इज अ कैश एक्सपेंस और नॉन कैश? नॉन कैश, इट इज अ
नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे सपोज करो अगर वो एसी है, अगर एसी की वैल्यू 1 साल में 4,000 गिर गई तो क्या मेरी जेब से 4,000 निकलेंगे क्या? नहीं सर, पैसा नहीं लग रहा ना मेरा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो तो मैं पैसे से दे रहा हूँ, बट जो भी मेरे पास ये एसेट्स है, फैन है, लैपटॉप है, इसकी वैल्यू गिर रही है, पर क्या मेरी जेब से पैसा जा रहा है? नहीं, मेरा सारा जेब से पैसा कब जा चुका है? जब मैंने इसको खरीदा। लेकिन तब मैं उसको एक्सपेंस नहीं बनाता, तब मैं उसको एसेट बनाता हूँ और धीरे धीरे उसको पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ करता हूँ डिप्रिसिएशन के नाम से, है ना। चलिए, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और आप ये कह सकते हो इट इज चार्ज टू पीएनएल में होता था ना बच्चे खर्चा। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब बताना एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज करो एक्चुअल डेप्रिसिएशन 100 रुपीज है, कोई एसेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 100 रुपये। बट डेप्रिसिएशन चार्ज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, BOA's बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब मैंने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करा है। कैसे करा है वो छोड़ो, तुम्हें ये पता है कि इन रियलिटी खर्चा कितने का? 100 रुपए का। लेकिन मैंने बुक कितना कर दिया है? 150 रुपये। तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? गलती हो सकती है ना, मतलब मे भी मैंने करेक्ट कैलकुलेट नहीं करा, मेथड गलत ले लिया, कुछ भी फैक्टर की वजह से गलत हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट, मतलब मेरी बुक्स, मेरा पीएनएल खराब हो जाएगा, मेरी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, या सब सही रहेगा? तो अगर मैं बोलूं मेरा जो पीएनएल है उसमें मेरे जो प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो करेक्ट आ रहे होंगे या गलत आ रहा होगा? एक सेकंड। हाँ जी, अगर सपोज करो मुझे चार्ज कितना करना था? 100 रुपए, पर मैंने चार्ज कितना कर दिया? 150। इस वजह से मेरे प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे? प्रॉफिट कम आएंगे ना मेरे भाई। 100 रुपए चार्ज करना था और मैंने 150 चार्ज कर दिया, तो पीएनएल में हेड मैंने 150 का दे दिया, तो मेरे प्रॉफिट क्या आ रहे होंगे? कम आ रहे होंगे। सो बेसिकली अगर गलत डिप्रिसिएशन होती है तो उसका प्रॉफिट में इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा सवाल, बैलेंस शीट पर भी पड़ता है क्या, या बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या पड़ता है? क्या कहते हो? तो मेरे प्रॉफिट्स, चलो एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। प्रॉफिट्स मेरे कम आ रहे होंगे, और जो बैलेंस शीट में जो मेरा एसेट है वो ठीक आ रहा होगा, या ज्यादा वैल्यू पे आ रहा होगा, कम वैल्यू पे आ रहा होगा? सर कम वैल्यू पर। कम पर आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है डेप्रिसिएशन का गलत अगर हो गया तो तुम्हारा पीएनएल पे भी इम्पैक्ट आता है और बैलेंस शीट पर भी आता है। आप ये मत सोचो कि डेप्रिसिएशन गलत निकाल दी तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने डेप्रिसिएशन गलत निकाल दी तो आपके एसेट की वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, अगर आपने डेप्रिसिएशन गलत निकाल दी तो आपके प्रॉफिट्स ठीक नहीं आएंगे। पर सर जेब से तो पैसे नहीं जा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंडिया में अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम पे चला रहे हैं, खर्चा तो है ना ये, समझ रहे हो? तो अगर आपको इसी लॉजिक से अगर मैं बोलूँ मेरी एक्चुअल डेप्रिसिएशन मान लो 100 रुपये थी और मैंने 70 रुपये चार्ज करी बेटा, आपके हिसाब से मेरे प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे, ज्यादा आ रहे होंगे? एग्जैक्टली, गुड। और एसेट की वैल्यू ज्यादा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि डेप्रिसिएशन हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर प्रॉफिट्स एज वेल एज ऑन योर बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे? चलिए, गुड। तो सर ये हो गई थ्योरेटिकल बात। अब मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला हमारा कंटेंट जो कि है जर्नल एंट्रीज, कि सर जी जर्नल एंट्री कैसे डलती है, और उसके अंदर मैं आपको पहला मेथड भी करवाई दूंगा, वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आओ बच्चे एक एग्जांपल नोट करते हैं।
आइए एग्जाम्पल नंबर 1, Mr. A purchased a fixed asset for rupees 11 लाख. अच्छा जी, 11 लाख रुपए का एसेट खरीदा है ऑन 1 अक्टूबर 18. इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 1 लाख. मेरा आपसे सवाल है बच्चे, इंस्टॉलेशन चार्जेस को पीएनएल में डाल दूं या एसेट की कॉस्ट में रिकॉर्ड करूं? एसेट की कॉस्ट में. क्यों? क्योंकि सर जब तक एसेट रेडी नहीं होता है तब तक सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो. ठीक है साहब. इसके बाद आप कह सकते हो इंस्टॉलेशन चार्जेस. हाँ, सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू है जी 2 लाख रुपए. मेरा आपसे सवाल, ये क्या होता है सैल्वेज वैल्यू 2 लाख रुपए? हाँ, क्या होता है दोस्त? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड खत्म हो गया. चल ठीक है, मान ले अभी मैं नीचे लिख देता हूं, इसकी जो लाइफ ऑफ एसेट है, लाइफ ऑफ एसेट है 5 साल. ठीक है, मतलब 5 साल जब यूज कर लिया तो उसके बाद बची हुई वैल्यू, हाँ मतलब बची हुई वैल्यू भी अगर आप वही बोलना चाह रहे हो कि मान ले आप इसको बेचने जाओगे तो आपका ये एस्टिमेट है कि कितने रुपए का बिक जाएगा? 2 लाख. जैसे बड़ी सिंपल सी बात है यार, आज के टाइम पर अगर तुम बाइक खरीदो या गाड़ी खरीदो तो दिमाग में होता है ना, चलो 10 लाख की गाड़ी खरीद ली है पर 7-8 साल चलने के बाद इसको 2-2.5 लाख का बेच देंगे, है ना. कोई भी चीज़ खरीदते हो तो हम सोचते हैं जो भी चीज़ महंगी होती है उसको दोबारा रीसेल कर देंगे. आप मोबाइल खरीदते हो तो सोचते हो कि अगर मान लो 40,000 का खरीदा तो यार 8-10 हज़ार का तो निकल जाए, है ना. तो वो क्या होता है बेटा, उसको बोला जाता है सैल्वेज वैल्यू. मेरा आपसे सवाल है, ये एक्चुअल होता होगा कि एस्टिमेटेड होता होगा? एस्टिमेटेड होता है. ऐसा हो सकता है मैं आज ये सोच रहा हूँ 2 लाख का बिके, हो सकता है 5 रुपए का ना बिके. समझ रहे हो? लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है. कौन से दिन का एस्टिमेट है ये? जब मैंने खरीदा है ना तब मैंने एस्टिमेट कर लिया. समझ रहे हो? और ये चेंज भी हो सकता है बेटा. ये देख रहे हो चेंज इन सैल्वेज वैल्यू. 2 साल बाद मुझे लग रहा है 5 लाख मिल जाएंगे इसमें, तो उसका इम्पैक्ट भी डलेगा भाई साहब. तो अभी सिंपल रखते हैं सैल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम स्क्रैप वैल्यू. तो आप इसको सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं. ठीक है बच्चे. सर लाइफ ऑफ द एसेट हो गया. चलिए, हाँ चलो, ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है ना? मेहुल जी, साक्षी जी, विशाल. सर सर लाइफ हो गया सर. अरे सर मेथड तो बता दो बेटे. आसान मेथड लेते हैं पहले, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड. सर और बताओ, इसमें एसेट को बेच भी देंगे जी. मिस्टर ए sold the asset on 31st March 22. अच्छा, हमने क्या करना है? पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर. मुझे बताओगे कौन से लेजर बनते थे? गुड. एक तो मतलब वही फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बन जाएगा,
है ना, और दूसरा कौन सा, डेप्रिसिएशन। और बेटे एक बात तो मैं बेस क्लियर करता हूँ, अगर तुमको जर्नल एंट्री आती है तो लेजर बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। लेजर क्या होता है, लेजर तो पोस्टिंग ही तो करनी होती है उसकी, है ना। चलिए गुड। तो क्वेश्चन लिख लिए सब बच्चों ने? हाँ हाँ यार, ये अगर नहीं होगा तो आगे की कहानी नहीं होगी मेहुल। जर्नल एंट्री तो स्टार्ट है दोस्त, मतलब अल्टीमेटली हो सकता है तुमको पेपर में लेजर बनाने हैं, बट जर्नल एंट्री से ही तो लेजर बनेगा। चलिए, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेक्चर्स। आ जाओ बेटा। तो मैं ऐसा करता हूँ पहले ना तुमको एक चीज समझाता हूँ, एक बार ना इस चीज को समझना, क्योंकि इससे क्या होगा बेटा, तुमको ना क्लैरिटी आएगी लाइफ में। आप मुझे बताइए, मैंने एसेट कब खरीदा है, इसको ना नोट मत करना, अपने दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करेंगे। 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर 2018। कितने रुपए का जी? मतलब 11 का खरीदा, फिर 1 लाख रुपए लगा दिए, तो 12 लाख रुपए। 1 मिनट के लिए सैल्वेज वैल्यू को साइड कर दो, वो सैल्वेज वैल्यू हमें नहीं, इतना टेक्निकल नहीं जाना। हमारे दिमाग में सिर्फ क्या है, हमने एक एसेट खरीदा 12 लाख रुपए का, ठीक है जी। कितने साल चलेगा ये? और 1 मिनट के लिए ना, क्योंकि इसको नोट अप कर नहीं रहे हो, आप टाइम की भी कॉम्प्लिकेशन हटा दो 1 मिनट के। पहले दिन खरीदा, आसान रखता है, यानी कि अगर 1/4/18 को खरीदा, साल के पहले दिन, 12 लाख रुपए का एसेट, तो आप मुझे बता सकते हो कितने साल चलेगा? 5 साल। टाइम बता, डेट बता सकते हो कब तक चलेगा? 1 2 3 4 5। कौन सी डेट बेटा? 31 मार्च। पहला साल कब हो रहा है ये? 19 में। 31 मार्च 19, फिर ये कब होगा? 20 21 22। और अगर ये 31 मार्च 23 है, यानी कि अगर ये एसेट 5 साल चलेगा, और मेथड कौन सा है मेरा? एसएलएम। एसएलएम का मतलब, और स्ट्रेट लाइन का मतलब एसएलएम। हाँ, चलो ऐसे पूछ लेता हूँ, मेरे को पहले साल की डेप्रिसिएशन बता दो। सैल्वेज वैल्यू 0 है, खराब है एसेट है, 0 छोड़ दो। सैल्वेज वैल्यू तुम्हारी क्या है अभी? हाँ, कितनी? 2,40,000। निशान कितनी आएगी? लगा, दिमाग लगा। समीर, समीर नाम है ना? अच्छा, लगेगी डेप्रिसिएशन? नहीं लगेगी? लगेगी ना मैडम? तो 12 लाख की 12 लाख लगा दूं? 5 साल में क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन लाइफ में एलोकेट हो जाती है, मैं यूज करूंगा तो अलग अलग वो होगा ना, है ना। तो कितनी डेप्रिसिएशन होगा? 2,40,000। कितने बच्चों का 2,40,000 आया? पीयूष आ गया? महक का आ गया? नहीं? नेहल जी, यश, ऑनलाइन में क्या कहानी है भाई? विशाल का आया? विशाल, ऋषि, अंकित, मेहुल जी बताइए जरा डेप्रिसिएशन। बताओ बेटा, दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। दो 40 कितने बच्चों का आया? आपका आ गया, आपका आ गया, नहीं आया? कितना है दोस्त? 2,50। तो नहीं, 2,50 तो सही नहीं है।
आओ जी, छोड़ो ना, मैं और आसान बनाता हूँ, छोड़ो। एक एसेट है 100। सर 2 लाख आएगा क्या? 2 लाख नहीं, सैलवेज वैल्यू 0 है पहली बात तो। ये एक बात बताओ, अगर 100 रुपए का एसेट है और अगर वो 5 साल चलेगा तो 1 साल का कितने का खर्चा हुआ? सर सैलवेज वैल्यू 2 लाख की जाएगी। नहीं, अभी के लिए ना सैलवेज वैल्यू मैंने 0 लिखवाया ना, तो एज्यूम करवाया था अभी। तो सर 240 ही आ रहा है। आप एक चीज समझो ना बच्चे, मैंने एक और एग्जाम्पल ही बना दिया। 100 रुपए का एसेट है, अगर वो 5 साल चलेगा तो हर साल कितने रुपए उसकी वैल्यू गिरेगी? 20 रुपए नहीं गिरेगी। तो आपने टेक्निकली क्या करा है, 100 को लाइफ से डिवाइड नहीं करा है। यही तो फॉर्मूला है भाई, यही तो फॉर्मूला है। सर जी 12 लाख रुपए का एसेट है, ये 12 लाख रुपए का जो खर्चा मुझे कितने साल में एलोकेट करना है? 5 साल में। तो बेटे 12 लाख डिवाइडेड बाय 5, 2,40,000 रुपए। एवरी ईयर 2,40,000 लगेगा, है ना। लेकिन 2,40,000 तब लगता अगर सैलवेज वैल्यू क्या होती। अब जरा सोच में बदलाव देखिए, सैलवेज वैल्यू कितनी है? अब मेरी कैलकुलेशन ऐसे चल रही है, मैंने दुकानदार को 12 लाख दिए, बट मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि 2 लाख तो मुझे वापस मिल जाएंगे जब मैं बेचूंगा। तो टेक्निकली मेरा खर्चा 12 लाख का मैं मानूं या 10 लाख का मानूं? 10 लाख। और ये 10 लाख को मैं कितने साल में बाइफरकेट करूंगा? तो आपने क्या करा मालूम है, आपने 12 लाख में से 2 लाख को माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाय लाइफ, तो कितना आ जाएगा बेटा? और यही फॉर्मूला है सर जी, अगर आप एक सिंपल भाषा में समझोगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं दोबारा। 1-10 है सर, मेरा फिक्स्ड एसेट है 12 लाख का, मेरी सैलवेज वैल्यू है 2 लाख, तो मेरी डेप्रिसिएशन आएगी 12 लाख। इसको ना बोला जाता है ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में तुमने खरीदा 12 लाख माइनस 2 लाख, उसको मैंने साइड कर दिया। मैंने कहा 2 लाख तो मिल जाएगा ना मुझे, तो मैं सीधा डिवाइड 12 लाख को थोड़ा ना करूंगा, मैं 12 में से 2 साइड कर दिया। और इसको डिवाइड किससे करूंगा बेटा? 5। तो आप मुझे बता दीजिए 2 लाख रुपीस पर एनम, ये मेरा क्या निकला? डेप्रिसिएशन पर। सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए 18-19 में कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी? सर डेप्रिसिएशन तो हाँ 1 लाख है, पूरी 2 लाख, पूरी 2 लाख। और अगर मैंने एसेट को आखिरी दिन खरीदा होता तो 31 मार्च को ही खरीदा, आज साल खत्म, आज ही खरीदा, तो आज ही सारी की सारी डेप्रिसिएशन साल की लगा देंगे। जिस साल में खरीदोगे उस साल डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की। फिर हाँ अमाउंट बता दो। तुमने एसेट यहाँ खरीदा, चलो इतनी हेल्प कर देता हूं मैं, ये 1 अक्टूबर को यहाँ खरीदा तुमने एसेट साल के बीच में, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगा दोगे। डेप्रिसिएशन तो बेटा 6 महीने की लगेगी ना। यहाँ पर कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी? ऐसा क्यों सर? क्योंकि इधर कहीं लिख सकते हैं मैं भी ऐसे ही, तुम चाहे मतलब वो देख लेना डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट कैसे होती है। टाइम जितना टाइम तुम एसेट को यूज कर, एसेट को यूज करने का मतलब आप सारे बच्चे क्लास लेने के बाद चले जाओगे, हम लोग भी 6 बजे चले जाएंगे, तो मैं फैन बंद कर दूंगा, एसी बंद कर दूंगा, तो पूरे दिन की डेप्रिसिएशन लगाऊं या डेली बेसिस पे आधे दिन के हिसाब से लगाऊं? या क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी तो चलते रहने देते इसको। हाँ यूज करेंगे तो डेप्रिशिएट हो रहा है, यूज नहीं करेंगे तो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा।
यूज करो ना करो डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो रही है। वो क्या होता है बेटा, यूज का मतलब पुट टू यूज। अगर ये एकदम रेडी है ना यूज करने के तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती है। अगर ये बॉक्स में बंद होता है ना ये फैन, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। यस वैल्यू गिर रही है, बट अकाउंट्स कहते हैं नहीं, जब तक रेडी टू यूज नहीं है तब तक नहीं होगा। अकाउंटिंग के लॉजिक से कमर्शियली आप कह सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने एक एसी खरीदा, बॉक्स में बड़ा 6 महीने से, क्या उसकी रियल सेंस में वैल्यू नहीं गिरी होगी, बट अकाउंटिंग सेंस में नहीं गिरी। अकाउंटिंग में मैं उसको रिकॉर्ड ही तब करूंगा जब उसको इंस्टॉल कर दूंगा, अभी मेरा फिक्स्ड एसेट है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप चाहे, ऐसे नहीं होता कि भाई अब सर शाम को आप चले जाओगे, यूज बंद हो गया तो डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं होता। मैंने इंस्टॉल कर दिया इस दिन से तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। अगर आपको बात समझ आती है मुझे बता दो, साल खत्म हो गया है 31 मार्च 19 को, एसेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी बुक्स के अंदर? 9 लाख या 11 लाख? एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करा? अब एंट्रियां भी डालते हैं साथ साथ। 1 अक्टूबर 18 को एसेट आया, एसेट खरीद लिया मैंने। अगर मैंने खरीद लिया तो मैं फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में, क्या एंट्री डालूं? ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, फिक्स्ड एसेट टू, और अगर उधारी पे है तो इफ इट इज ऑन क्रेडिट तो 2 क्रेडिटर्स। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ क्या? अगर उधारी पर है तो 2 क्रेडिटर कभी भी नहीं होगा बेटा। क्रेडिटर वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है बच्चा। ये जो फिक्स्ड एसेट आप खरीद रहे हो ये आपके गुड्स हैं। गुड्स होता है जिसमें आप ट्रेड करते हो, जिसमें आप डील करते हो। जैसे इंस्टीट्यूट के लिए ये फर्नीचर, जिस चेयर पे आप बैठे हो, ये गुड्स हैं। है महक जी? जैसे आप यहाँ से जा रहे हो, मैम ने पूछा क्लास कैसी लगी, फिर मैंने बोला कुर्सी कैसी लगी, हाँ तुमने कहा अच्छी लेकर ले जाओ। ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें डील नहीं कर रहे। लेकिन अगर कुर्सी वाली दुकान पे जाओगे तो उसके लिए गुड्स होगा। तो यहाँ पे सर जी हमारे लिए, मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, मैंने गुड्स नहीं खरीदे। गुड्स खरीदता हूँ तो मैं डेबिट भी परचेज करता हूँ, गुड्स डेबिट नहीं करता, परचेज डेबिट होता। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर उधारी होती तो क्या हो जाता बेटा? ठीक है साहब, मुद्दे की बात यह है कितने रुपए का एसेट है। प्रैक्टिकली सोच के देखो, दुकान पे गए हो, कितने रुपए निकाले हैं जेब से? 12 लाख। 12 लाख। अच्छा सर, एसेट को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। डेप्रिसिएशन जिस दिन खरीदा उसी दिन लगा दूं या साल के एंड में? बट अगर साल के एंड से पहले बेच दिया तो जो भी डेट ऑफ सेल होती है, लेकिन अभी तो मैंने बेचा नहीं है, तो बेटा साल के 31 मार्च 19 वैल्यू को गिराना है जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री आप बता दो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, और वैल्यू आपने निकाल रखी है क्योंकि मेथड चल रहा है SLM, तो हमने वो बैकएंड पे कैलकुलेशन करी हुई है। तो कितने रुपए बेटा? अब इतना देख के आप मुझे बता दो, आपका साल खत्म हो गया ना, और कुछ नहीं है बिजनेस के अंदर, यही एंट्रीज है। आप मुझे बता दो तुम्हारे फिक्स्ड एसेट के अंदर कितने रुपए की वैल्यू आ रही है। समझ रहा? 9 नहीं आ रही, वो 9 तो इनडायरेक्ट, वो वैसा लग रहा। 11 लाख। अगले साल कितनी डेप्रिसिएशन दी? अगले साल तो पूरा लगेगा ना बच्चे। अगले साल आपका डेप्रिसिएशन 2 लाख, तो वैल्यू कितनी आएगी? फिर अगले साल
सॉरी 7 लाख। और 21-22 में छोड़ दो, अभी मान लो अभी बेचा नहीं मैंने कुछ भी, ठीक है। हाँ कितना, वही 2 लाख। ओहो ठीक है 5 लाख। 1 2 3 कितने साल हो गए यार, अभी 6 महीने तो ये 1 2 3 3.5 साल, 3.5 years। अगला साल भी पूरा होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना लगाऊं बेटा अगले साल 22-23 में 2 लाख। कितना आ जाएगा बच्चे? मेरा आपसे सवाल है, कितनी लाइफ रह गई है इसकी? नहीं ध्यान से देखो, 6 महीने की बची हुई है अभी। आधा साल इधर हुई थी 6 months, और फिर कंप्लीट 4 साल हुए, तो 4.5 साल हुआ है। अभी भी 6 महीने बच रहे हैं, तो ये जो 6 महीने हैं ये तो यहीं खत्म हो जाएंगे ना। तो यानी कि 23-24 में लास्ट डेट इस एसेट की, मतलब ये एसेट की लाइफ जब तक चल रही है वो कौन सी डेट होगी, कह सकता हूं 30/9/23, है ना। तो कितने रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं 6 महीने के हिसाब से? तो बुक्स में कितना आ जाएगा? और यही तो आपकी सैल्वेज वैल्यू है, समझ रहे हो? सर ये तो जादू हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा कमाल हो गया। कमाल नहीं है बेटा, तुमने फॉर्मूला क्या डाला था? तुमने 12 लाख की कॉस्ट थी, तुमने 2 लाख को खुद ही साइड कर दिया था। तुमने दिया ही कितना? 10 लाख। 10 लाख को तुमने 5 साल से डिवाइड करा, 2 लाख। तो जब 5 साल हो जाएंगे तो 10 ही तो डिप्रिशिएट होगा टोटल, और 12 पे तुमने रिकॉर्ड करा हुआ है। 10 को तुम गिरा दोगे, 10 लाख की डिप्रिसिएशन टोटल है, तो भाई ऑब्वियस बात है ना 2 लाख ही तो बचेगा। और अगर मेरा आपसे सवाल है, सपोज करो इसकी सैल्वेज वैल्यू 0 होती, तो लास्ट में वैल्यू क्या आ रही होती? 0 आ रही। क्योंकि अगर सैल्वेज वैल्यू 0 होती तो मैं 12 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 करता, हर साल की 2,40,000 आती, उसको आप 5 साल लगाते 12 लाख आ जाती, 0 वैल्यू। सो ये तो ऑब्वियस बात है कि जो भी मैं सैल्वेज वैल्यू छोड़ूंगा वो लास्ट में वैल्यू बच जाएगी, है ना। लॉजिकल चीज है। गुड। पर मेरा आपसे एक सवाल है प्रैक्टिकल। जैसे ही 5 साल हुए एसेट में अपने आप ब्लास्ट हो जाता है, खत्म। जैसे मान लो ये एसी लगा हुआ है, ये चलता नहीं है बेटा, पता नहीं कितने साल पुराना, हम इधर आए तो पहले से लगा हुआ है। वो एसी भी देख रहे हो बाहर, हो सकता है 20 साल 25 साल कब से लगा हुआ है मुझे नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है कि बुक्स में तो वैल्यू 0 हो गई है, पर मैं उस एसेट को भी यूज कर रहा हूं, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये तो बुकिश है ना यार, ये तो बात है। मेरे हिसाब से इतनी लाइफ है, समझ रहे हो सकता है अकाउंटिंग लेवल पर मैं सब डेप्रिशिएट कर चुका हूं, मैं उसको अभी भी यूज कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि जैसी लाइफ खत्म तो वो मशीनरी अपने आप बंद हो जाएगी। हो सकता है 1-2 साल 2-3 साल और चल जाए, तो मैं डेप्रिशिएट करूंगा उसे? नहीं, मैं ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुका हूं, समझ रहे हो। एकदम एग्जैक्ट ऐसे करना बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो। तो वो चीज होती है। अब हम इस केस पर ही आते हैं बच्चे, है ना। अब मैंने तुम्हारा बेस बना दिया है, अब हम जो केस है उस पर आते हैं। और हमने इतना तो एंड तक थोड़ा सा वो भी करा था। आओ पहले साल पे ही आते हैं। चलिए सर, 31 मार्च 19 को आपने एक एंट्री देखी होगी बच्चे, आप वो डालते हो, जो भी हमारे खर्चे होते हैं ना उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा मैं पूरा डिटेल, ठीक है। तो ये P&L टू डेप्रिसिएशन, हालांकि एंट्री डालने की जरूरत नहीं पड़ती प्रैक्टिकल लाइफ में, ये अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। ये बताऊंगा ये क्या है। क्या मैं कह सकता हूँ पहला साल खत्म हो गया,
तो हमारा 18 19 हो गया सर जी। 19 20 में बताइए बेटा क्या एंट्री डालू, एनर्जी से सारे बच्चे क्या एंट्री डालू बच्चे। 19 20 में साल के बिगिनिंग में एंट्री, एंड में है ना, कौन सी डेट को, 31 मार्च। क्या एंट्री डालू भाई साहब, गुड डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कितने रुपए बच्चे, गुड। और 31 मार्च 20 को एक और एंट्री जाएगी, और अब तुम्हारे दिमाग में वो फ्रेमिंग चलनी चाहिए, एसेट की वैल्यू कितनी आ रही हो, 9 लाख आ रही होगी सब बच्चों। 12 का रिकॉर्ड करा था, 1 लाख पहले गिरा दिया था, 2 लाख बाद में गिरा, टोटल 3 लाख गिरा था, 9 लाख रुपए की वैल्यू आ रही है। हाँ जी क्लियर है। अगले साल भी कुछ नई बात है, कोई नई बात नहीं है बेटा। अगले साल क्या डालोगे, साल के एंड में 31 मार्च 21 डेप्रिसिएशन टू 2 लाख 2 लाख, और इसको हम भेज देंगे PNL टू डेप्रिसिएशन। 21-22 में इसे मैंने बेचा था क्या, कौन सी डेट को बेचा मैंने, लास्ट डेट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करूं लास्ट तक या नहीं करूं, ऑब्वियसली। तो एंट्री होगी 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख 2 लाख। इस डेप्रिसिएशन को बेटा PNL में ट्रांसफर करूं, बिल्कुल सर जी, PNL टू डेप्रिसिएशन। अब आप बता दीजिए मैंने इस डेट को अपने एसेट को सेल कर दिया कि नहीं कर दिया, सेल वैल्यू कितने की लिखी थी, नहीं लिखी थी, तो लिख लो फॉर 6 लाख, 6 लाख रुपए का बेच दिया बेटा। तो आप मुझे बता दीजिए मैंने 6 लाख रुपए का बेचा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट किससे कंपेयर कर रहे हो प्रॉफिट जानने के लिए, लॉस पर है, कैसे मतलब कैसे निकाल रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो। हाँ तूने बेचा कब है, 31 मार्च 22 को। तो तू 31 मार्च 22 को जो बेच रहा है तो इसकी वैल्यू तू पहले दिन वाली कंपेयर करेगा या आज के दिन की करेगा, तो आज के दिन की वैल्यू क्या, वो वैल्यू कैसे निकल रहा है, बुक्स के अंदर जो वैल्यू है, समझ रहे लॉजिक। तो मेरा आपसे सवाल है कि मेरी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू मतलब बुक्स में कितनी आ रही है, कौन से दिन की, 31 मार्च 22 की, कितनी आ रही है बच्चे, 5 लाख आ रही है। एक बार चेक करते हैं, सर मैंने खरीदा कितने का था, 12 लाख का, पहले 6 महीना 1 लाख का डेप्रिसिएशन, फिर कितने साल लगाया मैंने, 2 लाख 2 लाख, ऐसा ही है ना। तो कितना वैल्यू आ गया बच्चा, 5 लाख। सो मेरी बुक्स के अंदर एसेट की बुक वैल्यू 5 लाख है और मैंने बेचा कितने का है। अब आप मुझे बता दो प्रॉफिट कितने का है, एंट्री बना पाओगे। हाँ बैंक में कितना दोस्त, जेब में पैसा कितना आ रहा है, 6 लाख। तुम्हारी जिंदगी से एसेट चला गया, एसेट दे दिया ना उसको, तो एसेट को क्रेडिट कर दूंगा कितने रुपए से, एग्जैक्टली भाई एसेट है कितने रुपए का, तुम्हारी बुक्स में 5 है ना, तो अब जब जा रहा है तो 5 से तो खत्म करूंगा या 2 लाख से करूंगा सर, फिर तो वैल्यू रह जाएगी उसकी, तो मतलब ही नहीं, जितने की भी एसेट की वैल्यू है जो जा रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए
आप इसको प्रॉफिट ऑन सेल भी बोल सकते हो या P&L भी डाल सकते हो। तो बेसिकली ये क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट ऑन। अगर इसको बहुत अच्छे से लिखना हो ना मैंने, तो इसको चलो प्रॉफिट ऑन सेल करके P&L में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल 1 लाख, एक एंट्री तो ये हो गई, और अगली एंट्री क्या होगी बेटा, ये जो प्रॉफिट होता है याद करो तुमने बनाए होंगे P&L इतनी बार, प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा होता है ना, तो वो कैसे आ रहा है अभी, ये इसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट ऑन सेल, ये लेजर बंद हो गया, अब P&L में ये P&L के क्रेडिट साइड पे दिखना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? चलो गुड। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे को SLM से आगे नहीं जाना, लेकिन मुझे आपके दिमाग में एक मतलब लेजर भी बना लेते हैं। लेजर हम लोगों ने, क्योंकि उससे ना बेस आपका एक बनेगा, आपको अच्छा लगेगा। एक तो लेजर किसका बनेगा बेटा, फिक्स्ड एसेट का, और दूसरा डिप्रिसिएशन। बहुत ही आसान है सर जी, जब तक जर्नल एंट्री नहीं होती ना तब तक लेजर नहीं बनता। ठीक है, हालांकि पेपर में आपको सीधा आ सकता है लेजर बनाने को, बट अगर एक सिखाने का लॉजिक है, जब तक एंट्रीज जिसको नहीं आती, ये तो बेटा क्लरिकल वर्क होता है। तुम कल को कंपनी में काम करोगे, आपको लेजर बनाने होंगे नहीं। अच्छा, जब एंट्री डालोगे ना तो सॉफ्टवेयर अपने आप लेजर बना रहा है, अपने आप ट्रायल बनाएगा, अपने आप लेजर, अपने आप ट्रायल, बैलेंस शीट, सब कुछ अपने आप बनता है। फिर आप लोग क्या करोगे? हाँ, कैसे सोएंगे आराम से? और भी बहुत सारे काम होते हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जस्ट ऑटोमेट हो गया एक प्रोसेस तो आपका काम कम हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत लेवल पर एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं फिक्स्ड एसेट, सबसे पहली एंट्री बताओगे क्या डली थी? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितने रुपए का एसेट था? और दूसरी एंट्री, बैंक नहीं बना रहा मैं, बैंक में वो बाय, ठीक है, फिक्स्ड एसेट और उस पर फोकस करते हैं। और दूसरी एंट्री क्या थी? सर आप ये लेक्चर ग्रुप पे शेयर कर दोगे? हाँ कर दूंगा। क्या हुआ? सर अभी लंच भी करना, नहाना भी, फिर 3 बजे की क्लास भी है। अच्छा ठीक है, मैं वही कोचिंग आऊंगा ना, तो अभी लीव कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री डाली थी बच्चे साल के एंड में? डेप्रिसिएशन टू कितने रुपए? सिर्फ यहीं जाएगा या इधर भी जाएगा? किस साइड? ये आता है ना पक्का से? ये समझ आ रहा है ना बेटा कैसे पोस्टिंग कर रहा हूँ? कोई डाउट हो ना बेटा, शर्माने का नहीं, एकदम पूछ लेना प्लीज। ठीक है, अभी बेस बनने का टाइम है तुम्हारा। जब कल को इंटर में चले जाओगे ना, ठीक है, तो तब ये वाले डाउट्स सामने ही नहीं आ सकते, आ पाते। समझ रहे हो? अभी तुम्हारी अभी स्टेज है, जितना भी 11-12 का बेस कितना ही चाहे खराब हो, मैं कहता चाहे कुछ भी नहीं आता, जो भी पूछना है वो पूछ लो। समझ रहे हो? मेरी इंटेंशन चैप्टर्स आराम से कवर हो जाते हैं, लेकिन आपका बेस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अकाउंट्स में बेस बन गया ना, तो इसमें आराम से 80, 75 इस तरीके से स्कोर आ जाता है आपका। ठीक है बच्चे? क्या हो गया भाई नेटवर्क को?
चलिए चलिए, अंकित आवाज आ रही है ना दोस्त, अंकित और दीपक को? आओ जी। तो हमारा फिक्स्ड एसेट का क्या कहानी है जी? Recording in progress. चलिए, अगर साल अब खत्म हो गया, आप मुझे बताइए मेरी वैल्यू कितनी आ रही है फिक्स्ड एसेट की? 11 लाख। तो मैं क्या करूंगा बेटा, बैलेंसिंग कैसे होती है एक बार देखना है। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, ये आपने टोटल कर दिया बच्चे, क्योंकि जब साल खत्म होता है अब इसको टोटल कर देते हो, जो भी साइड बड़ी होती है। तो 12 लाख बड़ी थी, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे लिख दी? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे क्या लिखूं जगह में? हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखूं? पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं या कैरेट डाउन करूं? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने क्यों करा कैरेट डाउन? एग्जैक्टली। देखो क्या होता है ना, आपके जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है ना, वो हमेशा आगे चलती है, समझ रहे हो? जैसे सपोज करो मैं आपसे आज 1 लाख रुपए का लोन लूं, ठीक है? आज आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, कल आपने मुझे बोला कि सर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे। मैंने कहा भाई रात गई बात गई, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो ऐसा है क्या? नहीं है ना। और इसी तरीके से जैसे मान लो न्यू ईयर आता है, तो आपके घर में जो भी एसेट्स होते हैं, क्या 31 दिसंबर को आप सारे एसेट्स को चेंज करके नए एसेट ले लेते हो? तो भाई 31/12 है, गाड़ी है, कल नई गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी बाइक सब कुछ नया है एकदम, ऐसा है क्या? इसी तरीके से बेटा बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, सिंपल सी बात है। ये 31 दिसंबर जब साल खत्म होगा तो आखिरी दिन का ये बैलेंस आ जाएगा, जो भी आ रहा होगा अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन पीएनएल के क्या होते हैं, जो एक्सपेंस और इनकम होता है उसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर देता हूँ और वो खत्म कर देता हूँ। क्यों खत्म करता हूँ? क्योंकि पीएनएल में जाने के बाद मैं कंपेयर कर देता हूँ उसको, एक साइड सारे खर्चे आ जाते हैं, एक साइड इनकम आ जाती है, समझ रहे हो? और वो नेक्स्ट ईयर कैरी नहीं होता, क्योंकि मुझे सिर्फ नेक्स्ट ईयर का पीएनएल चाहिए होता है। भाई पिछले साल जो है वो पिछले साल का रेफर करो, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्योंकि ये एसेट है, इसलिए जो क्लोजिंग वैल्यू होती है उसमें हमेशा मैं कैरेट डाउन लिखता हूँ, और जो ओपनिंग होती है उसमें क्या लिखते हैं बेटा? ब्रॉट डाउन। लेकिन अभी हम अगले साल पे नहीं जाएंगे, मेरे को बता दो ये डेप्रिसिएशन है। बेटे तुम्हारे सॉफ्टवेयर को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से पता है कि ये डेप्रिसिएशन क्या है, तो क्या ये इसको अगले साल लेकर जाएगा? नहीं, ये इसको कहां भेज देगा? पीएनएल। क्या आप इसकी एंट्री बना सकते हो? क्या एंट्री बनी है? क्या एंट्री बनी? पीएनएल टू समझ रहे हो? क्या एंट्री है? इसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। ये प्रैक्टिकली करनी नहीं होती हमें, ये अपने आप लेजर अपने आप इक्वेट कर देता है। और आपको एक और चीज बताता हूं, अब अपने दिमाग में पीएनएल भी सोच लो। चलो इतनी बात कर रहे हैं हम, तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन कौन सी साइड आता है? ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो ना, तो पीएनएल पे फोकस करो, डेप्रिसिएशन कौन सी साइड आता है? इधर आता है भाई। जब एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है तो पीएनएल में 2 ही तो आएगा। आप समझ रहे हो यहाँ कैसे पहुंच रहा है? तुम्हें जर्नी दिखनी चाहिए किसी चीज की। मेरे को ये नहीं बताना यहाँ आता है तो आता है, नहीं। तुमने कहां से शुरू करा? तुमने शुरू करा ये एंट्रीज से, समझ रहे हो? तुमने इसके लेजर बनाए, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन के लेजर पर आऊं तो तुमने इस तरीके से इसको बंद करा, और ये बंद होके कहां पर जाकर ओपन हो गया? ये पीएनएल में जाके ओपन हो गया। पीएनएल में खर्चा दिख गया जी आपको, समझ रहे हो? पीएनएल साइड पर क्या हो गया? टू डेप्रिसिएशन। लॉजिकल लग रही है ना बात एकदम? इसी तरीके से सोचो, सारे खर्चे जो होते हैं, मेरा इंटेंशन डेप्रिसिएशन सिखाना नहीं है, मेरा इंटेंशन है डेप्रिसिएशन सिखाते हुए आपके बेसिक ठीक करने। मान लो ये रेंट होता, रेंट भी खर्चा है, रेंट टू कैश बाय पीएनएल करते, तो एंट्री क्या बन गई? पीएनएल टू रेंट
बेटे यहाँ पे टू रेंट आता तो है, समझ रहे हो सारे खर्चे कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आते हैं तो आते हैं, ऐसे तो ना, उसका बैलेंस उस तरफ जाता है, तो जब P&L खुलता है तो अपने आप यहाँ पे दिख जाता है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? गुड सर, अगले साल क्या होगा? बस बेटे ये वाला खत्म करते हैं एग्जाम्पल को। आप मुझे बताइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए बताओगे बच्चे? और अब की बार डिप्रिसिएशन कितनी जी? तो साल खत्म होगा तो कितना आ जाएगा बेटा? सर ये तो बहुत ही आसान है। टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख और ट्रांसफर कितना कर दूंगा P&L में? इसको पूरा कर देते हैं। अच्छा ये कौन सा साल का था? 18-19, 19-20, 20-21 में भी पूरा ही लगा था। टू फिक्स्ड एसेट और ये हो गया जी P&L में ट्रांसफर। और 21-22 में बच्चे सेटल्ड है। इसके आगे की डिप्रिसिएशन इतना ही तो था सर, बेच दिया था ना हमने, क्योंकि हमने 31/22 को बेच दिया था, तो ये तो इतना ही है। आइए इधर आ जाते हैं, कौन कौन से साल हो गए? 18-19, 19-20, 20-21 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। डिप्रिसिएशन कितनी? 7 lakhs। ब्रॉट डाउन में 7 लाख, डिप्रिसिएशन लगी 2 लाख। अब आप मुझे बता दो, क्या मैं कह सकता हूं मैंने एसेट को बेच दिया था इसके बाद? तो क्या लिखूं इधर? अगर तुम एंट्री देखो भाई, पोस्टिंग एंट्री क्या, एंट्री के थ्रू ही होता है, ठीक है? तो ये क्या है, ये इस एंट्री को ही पोस्ट करना है ना हमने बेसिकली। तो बाय बैंक, देखो एंट्री क्या हो रही है समझ रहे हो? बैंक, अगर तुम इस एंट्री को बहुत इलेबोरेट कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी में, और एक और नया कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊं, जब कभी ऐसा होता है ना बेटा, एंट्री को ना तोड़ दिया करो। क्या मैं कह सकता हूं बैंक टू फिक्स्ड एसेट 5 लाख 5 लाख, बैंक टू प्रॉफिट ऑन सेल 1 लाख 1 लाख, यही है ना? अगर मुझे इस एंट्री को तोड़ना हो, 2 में बनानी हो, तो बैंक टू फिक्स्ड एसेट 5 लाख 5 लाख कर सकता हूं, और प्रॉफिट ऑन सेल को भी अलग अलग कर देता हूं। तो जिंदगी आसान हो गई। पहले तो जब यहां पर तो कहीं फिक्स्ड एसेट है ही नहीं, तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, तो सीधा सीधा मैं क्या कर सकता हूं, बाय बैंक 5 लाख, खत्म हो सकती है बात। लेकिन आपको आपके मॉड्यूल में 6 लाख रुपए दिखेगा। हालांकि बाय बैंक भी ठीक है, बट हम एज पर मॉड्यूल जाएंगे, तो सर बाय बैंक 6 लाख आ गया। इसका मतलब क्या होगा? तुमने ना एसेट को कितने रुपए से खत्म कर दिया? 6 लाख। तुम्हारा एसेट है 5 लाख का, और तुम खत्म करो 6 लाख से। तो बेटे आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। नेट नेट तो 5 लाख ही पड़ गया ना। और ये बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें तुमको ये भी पता लग गया कि तुमको ये बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बाय बैंक 5 लाख लिखता तो एक सामने सामने नहीं दिखती ना बात, लेकिन अब तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि 6 लाख की सेल है और 1 लाख का। अब आप मुझे बताइए आपके एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? ऑब्वियसली 0 ही रहेगी ना सर, क्योंकि सर जी अगर आप किसी चीज को बेच चुके हो तो उसकी लेजर की कोई वैल्यू आनी चाहिए, नहीं। तो ये भी आ गया जी आपका 8 लाख, ये भी आ गया।
मुझे बताइए, समझ आया बच्चे? तो आज हमने सही कवर कर लिया। जनरली लेजर बनते नहीं है, पर चलो बढ़िया, नोट्स भी सही बन गए। यहाँ तक कोई डाउट? ये एकदम क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलिए, तो ऐसा करते हैं, इनकी भी क्लास खत्म हो गई है। हाँ, ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? चलिए गुड। तो ऐसा करते हैं बच्चे, यहाँ तक रखते हैं। और कितने बच्चों ने नोट करा है साथ साथ? अभी तो नहीं करा, एकदम दिमाग चिक्का प्रोसेसर चल रहा था बस उस टाइम। हाँ, साथ साथ करना चाहिए या बाद में ही करोगे? बाद में, पर नोट्स मेंटेन कर लेना, क्योंकि ना क्या होता है कि आधे बच्चे तो फिर मेंटेन करते हैं और आधे बच्चे कहते हैं कि सर बुक खो गई, समझ, रजिस्टर खो गया, आज वो लाए नहीं, तो मैं चेक करूंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में ना फिर एक बार रजिस्टर लेकर भी आना हमेशा, मतलब ऐसा मत करना सर वो तो घर पड़ा हुआ, कभी भी मैं चेक करूंगा, ठीक है बच्चों? चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे। और आज आपकी ना अभी BCK की क्लास है दुष्यंत सर के साथ। कितने बजे का टाइम था? 1:30 बजे था। हाँ ठीक है बच्चे, 15 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, सर की भी छूट गई है, ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों, बाय 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 एवरीवन। ऑनलाइन में क्लियर है ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? हाँ जी, ऋषि, अंकित, क्लियर है? Recording stopped. ठीक है, ओके दोस्त। अभी ना दुष्यंत सर की क्लास होगी, एक बार मैं इन्फॉर्म करवाता हूँ आपसे, ठीक? ओके बच्चों। क्या मैडम? हाँ इधर ही, यहाँ पर ना शायद से मेरी क्लास है, मैं एक बार पता करता हूँ।